हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। देखो, किसी भी देश के इतिहास के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो मेनली वो 3 तरीके से प्राप्त होती है। नंबर 1, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि जब खुदाई करी जाती है या कोई रिसर्च किया जाता है तो वो सारी जो पुरानी सामग्री हमें प्राप्त होती है उससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सोर्स है लिटरेरी सोर्स, यानी कि प्राचीन इतिहास में जब बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है वो हमें अवेलेबल होता है, तो वहाँ से हमें एक सटीक जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कैसा रहा होगा, हमारा कल्चर कैसा रहा होगा, हमारी संस्कृति कैसी थी। और तीसरा सोर्स है स्टोरीज फ्रॉम फॉरेनर्स। अलग अलग राजाओं के काल में बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आते रहे और उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए या जनरेशन टू जनरेशन जो भी जानकारी उन्होंने पास करी है वो हमें जानकारी प्राप्त होती है फॉरेनर्स के ज़रिए। तो हम इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखो, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जो भी खुदाई के दौरान या रिसर्च के दौरान हमें जो भी सामग्री प्राप्त हुई है वो क्या क्या हुई है। बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं। अभिलेख क्या होता है कि जैसे दीवारों पे या स्तंभों पे, पिलर्स पे बहुत कुछ पुराने राजा लिखवा देते थे और अपने शासनकाल के बारे में, अपने बारे में वो लिखवाते थे। अभी तक हमें सबसे प्राचीनतम एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो बोझगई नामक स्थान पर है और ये 1400 BC के दौरान का है। और हमें इसके बाद जो है सम्राट अशोक के भी बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि नॉर्मली प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं और ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। हमें बहुत सारे सिक्के भी मिलते हैं जो कि मौर्योत्तर काल के हैं, यानी कि मौर्यों के बाद के लगभग बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये भारतीय सिक्के जो है इनको ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसलिए इनको पंचमार्क कहते थे या इनको आहत भी बोला जाता था। बहुत सारे स्मारक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मंदिर हैं, स्तूप हैं, जैसे कि MP का कंदारिया मंदिर है जो कि नागर शैली का है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं जो कि कुषाण कालीन है, गुप्त कालीन है और हड़प्पा कालीन मूर्तियां मिलती हैं। हड़प्पा कालीन मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध है बियर्ड मैन की मूर्ति। और फिर हमें देखने को मिलती है चित्रकलाएं। अजंता की गुफाओं में जो माता और शिशु की जो चित्रकला देखते ही बनती है, वहाँ से हमें हमारे कल्चर के बारे में पता लगता है। बहुत सारे अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गंगा यमुना के दोआब में काले व लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं खुदाई के दौरान। दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि साहित्यिक स्रोत। देख लेते हैं, ये भी 2 तरीके से होता है। जैसे धर्म के बारे में जो साहित्य लिखा गया है, दूसरा है लौकिक साहित्य, यानी कि राजवंशों के बारे में और जो आम जनता थी उसके बारे में जो साहित्य लिखा गया है उसको लौकिक साहित्य बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं धार्मिक साहित्य। ये भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वैदिक काल में जो भी साहित्य लिखा गया है, जैसे कि 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ठीक है, ये वैदिक काल में लिखे गए हैं। हमारे 18 पुराण थे। और उत्तर वैदिक काल में भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। उत्तर वैदिक यानी कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन हो गया था, इन्हीं में जो साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं और जो बौद्ध धर्म का जो साहित्य था उसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसको हम फर्दर 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: विनय पटक, सुक्ति पटक और अभिधम्म पटक। फिर है विदेशी यात्रियों ने जो भी वृत्तांत हमें सुनाए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अपनी किताबों में डिस्क्राइब किया है, उससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे जो वेन सांग नाम का जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। फायान जो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था और ये तकरीबन कई सालों तक यहाँ पर रहे और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यहाँ की भारत की आर्थिक, राजनीतिक और कल्चरल जानकारी उन्होंने लिखी है अपनी किताबों में। अब जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि हमें भारतीय इतिहास की जानकारी 3 तरीके से प्राप्त होती है, या तो खुदाई के दौरान, या जो लिटरेचर लिखा गया है उससे, या फिर जो विदेशी लोग जो आए हैं यहाँ पर उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है उससे हमें जानकारी मिलती है। तो अब देखते हैं, जब मैं एक चार्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये चार्ट जिसको समझ में आ गया उसको पूरी हिस्ट्री को समझ में आ जाएगी। देखो, भारतीय इतिहास को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: प्री हिस्टोरिक पीरियड, मिड हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। ये प्री का मतलब है बहुत पहले का, और मिड का मतलब है बिल्कुल बीच का, और जो हिस्टोरिक पीरियड है इसका तो हमें बहुत सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ये सबसे सटीक है क्योंकि इसकी हमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, ये ऐसा काल था जिसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये किस पर डिपेंडेंट है? सिर्फ जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई हैं, क्योंकि ये बहुत पहले का टाइम है, कब से कब तक का है, और इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, जब अर्थ पे जीवन की शुरुआत हुई थी तब से लेके 10,000 BC तक के टाइम को हम पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण युग कहते हैं। पूरा का मतलब बहुत पहले का, पुराना, और पाषाण का मतलब हो गया स्टोन, यानी कि पैलियोलिथिक स्टोन एज हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इससे आगे जो हुई फिर 10,000 BC से लेके
5500 BC तक मीजोलिथिक जो मध्य पाषाण काल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये उसके बाद फिर आई नियोलिथिक एज, नव पाषाण युग, यानी कि 5500 BC से लेके 3000 BC तक का ये टाइम पीरियड था। और ये जो उसके बाद आई फिर चाल्कोलिथिक, यानी कि ताम्र पाषाण युग, ये 3000 BC से लेके 2500 BC तक था। उसके बाद फिर आई हड़प्पा सिविलाइजेशन, 2500 BC से 1750 BC तक ये फली फूली और उसके बाद इसका अंत हो गया और इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आए आर्यन और वैदिक पीरियड शुरू हो गया। तब से लेके अब तक के जो टाइम को हम क्या कहते हैं, आयरन एज कहते हैं, क्योंकि इसी में आयरन की खोज हुई थी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जब धरती पे जीवन की शुरुआत हुई थी तब क्या है, आदमी जानवरों का कच्चा मांस खाता था और वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता था, घूमता रहता था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण युग बोलते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे इंसान बढ़ा और जो है ना अपने हथियारों को भी नुकीला करने लग गया और जो है जानवरों का मांस खाने लग गया वो शिकार करके। और नियोलिथिक एज में वो पशुपालन करने लग गया। और चाल्कोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं। यहाँ पर तांबे का आविष्कार हो चुका था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें कांस्य का आविष्कार हो चुका था और ये नगरीय सभ्यता थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था इसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता है, हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स यानी कि खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिली हैं उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन मिड हिस्टोरिक पीरियड ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारा रिटर्न सोर्स भी मिलता है और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से भी बहुत सारी इतिहास की जानकारी मिलती है। वो बात अलग है कि जितना भी हमें रिटर्न सोर्स मिला है, चाहे मोहरे हैं या और भी कोई चीज़ है, जो भी कुछ हमें लिखा मिला है उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं अब तक। और जो हिस्टोरिक पीरियड था ये सबसे हिस्ट्री के लिए स्वर्ण काल था बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से भी हमें पता लगता है, फॉरेनर्स की जो किताबें हैं, स्टोरीज हैं, उससे भी पता लगता है और बहुत सारा जो साहित्य है, रिटर्न सोर्सेज हैं, वहाँ से भी पता लगता है। तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट हम इसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ों पर डिपेंडेंट है। और ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, जो आर्यंस आए थे और जो वैदिक पीरियड था वहाँ से लेके अब तक का ये टाइम जो है ये तीनों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसके बारे में हम बहुत एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।